जीएसटी क्या है, कैसे ये चीज़ों पे लगता है और बेसिक मेन मोटिव क्या है जीएसटी का? देखो, किसी भी टैक्स का जो मोटिव होता है वो है कि सरकार चलानी है। सरकार को डेवलपमेंट के लिए, फौज चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जब वो पैसे चाहिए कहीं से तो आएंगे, तो हमारा एक हिस्सा होता है जो कि जनरल पब्लिक का हिस्सा होता है, जिसको टैक्स बोलते हैं। कई प्रकार के टैक्स लगते थे। एक एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, वैट था, पर 2017 में इन्होंने एक टैक्स उसका नाम रख दिया जिसका जीएसटी, जिसमें एक ही टैक्स लगेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी सामान यूज़ करते हैं उन पे भी जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी हर एक चीज़ पे लगता है, हर एक गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी लगता है, चाहे वो जीरो हो। 0% एक परसेंटेज है। 2017 से रादर ये मैं वाजपेयी साहब की देन है, जीएसटी सोच वाजपेयी साहब की है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन्होंने 2000 में ये जो है जीएसटी का कंसेप्ट सोचा और एक मिनिस्टर की एक काउंसिल बनाई जिसमें कि ये जीएसटी कैसे लागू हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं होता। उस काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट आ गई। यूपीए गवर्नमेंट भी कोशिश करती रही, मैं ये कहीं नहीं कहा कि उन्होंने कोशिश नहीं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। जब ये मोदी साहब आए तो मोदी साहब ने कहा नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो कि हम सोचते थे ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। जो भी प्रॉब्लम नहीं, मैं इंडस्ट्री में था, इवन जीएसटी कमेटी का मैं मेंबर भी था, तो जब मैंने कोई भी प्रपोजल दी कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, इस पे ऐसे होना चाहिए, किसी ने भी हमारे इंडस्ट्री ने प्रपोजल दी, तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उसमें अमेंडमेंट की और पहले ही कुछ महीने में ऑलमोस्ट 400-500 अमेंडमेंट्स हो गई थी। कुछ इसको नेगेटिव भी मान रहे थे, पर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। अब उस समय जब इम्प्लीमेंट किया तो काफ़ी कंप्रोमाइज करने पड़े, क्योंकि सभी स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेना था और उसके बाद सभी को इतना बड़ा रिफॉर्म लाना आसान नहीं होता, तो उसमें कई चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उन कॉम्प्लिकेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया। हर एक आइटम पे 95% आइटम्स पे जीएसटी कम हुआ है जी। 95%, Which is a huge amount. ह्यूज अमाउंट। सभी आइटमों पे जीएसटी का रेट जो है, जीएसटी कम हुआ है। और कलेक्शन अगर बात करें तो दैट उसका जो इफेक्ट है वो 50,000 से 1 लाख आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। मनमोहन सिंह जी का थॉट प्रोसेस बिल्कुल ठीक थे, लेकिन क्वेश्चन ये था उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी जी। तो एज पर मोदी जी कंसर्न, मोदी जब आए, एक तो इनमें विल पावर बहुत है जी। बिल्कुल। और आपको बताऊं, जब ये इन्होंने कोई पॉजिटिव करना होता है किसी की नहीं सुनते। हमारे अगर पंजाबी में बात है, बाप की नहीं सुनते ये। तो इसलिए ये बात है कि ये जो है, जब पॉजिटिव देश के बारे में बात आएगी तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करता है। इवन जीएसटी के बारे में जब इनकी इंटरनल बात चली होगी तो काफ़ी चीज़ें हुई होंगी भी, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, पर इन्होंने कर दिया, ज़रूरत थी, देश को ज़रूरत ही कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट संदली शर्मा और स्वागत करती हूं आपका प्रणय मीडिया के इस पॉडकास्ट में। आशा करती हूं कि आपकी दिवाली मंगलमयी रही होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट, सीएमए राकेश भल्ला जी। ये ना सिर्फ एक अनुभवी ऑफिसर हैं, बल्कि एसओएचएन के चेयरमैन हैं। ही इज़ ऑल्सो कन्वीनर ऑफ बीजेपी प्रोफेशनल सेल चंडीगढ़ एज वेल एज मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ ICMAI। और जब मैं बात करूं इनके जीते हुए अवार्ड्स की तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है। मिस्टर राकेश भल्ला जी सीएमए अचीवर अवार्ड का टाइटल जीत चुके हैं ICMAI 2016 में, टाइटल फॉर बेस्ट CFO फ्रॉम इंडिया CFO अवार्ड्स 2024 में, बेस्ट CFO फ्रॉम CMA CFO अवार्ड्स इन 2024। नमस्कार सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार संदली, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, इस कन्वर्सेशन के लिए। और मैं आपको और आपके दर्शकों को दिवाली की और फेस्टिवल सीजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोगों ने सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अगर मैं आप सबको इनकी खूबियों की बात करूं तो फाइनेंस की जो इनकी पकड़ है, फाइनेंस में, ग्राउंड रियलिटी में और बाकी सारी पॉलिसीज़ में, वो बाग कमाल है और बहुत तारीफ़ के लायक है। और इसीलिए आज हम इनसे बहुत ही एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि एक
इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, दैट इज़ जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। तो सर वैसे आम जनता को हमारे जीएसटी के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञात है, पर फिर भी मैं चाहूँगी समाज का कुछ ऐसा वर्ग है जिन्होंने जीएसटी के बारे में सुना है पर उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जीएसटी क्या है, कैसे ये चीज़ों पे लगता है और बेसिक मेन मोटिव क्या है जीएसटी का, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, किसी भी टैक्स का जो मोटिव होता है वो है कि सरकार चलानी है, सरकार को डेवलपमेंट के लिए, फौज चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जब वो पैसे चाहिए कहीं से तो आएंगे, तो हमारा एक हिस्सा होता है जो कि जनरल पब्लिक का हिस्सा होता है, जिसको टैक्स बोलते हैं। और भारत में जो टैक्स है, 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स तो वो जो हमारी इनकम है, हमारी वेल्थ है, उस पे जो टैक्स लेते हैं, हम आपका भी टीडीएस कटता होगा, वो उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हम जब सामान खरीदते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं, उसके ऊपर एक हम टैक्स पे करते हैं, जैसे 18%, 5%, पहले 2.5% था। तो वो टैक्स पहले जो थे, कई प्रकार के टैक्स लगते थे। एक एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, वैट था। पर 2017 में इन्होंने एक टैक्स, उसका नाम रख दिया जिसका जीएसटी, जिसमें एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। इन 7 टैक्सों को क्लब करके एक टैक्स बनाया गया, दैट इज जीएसटी। तो ये किस तरह के गुड्स पे लगता है? जैसे आम खरीदारी करते हैं जब हम, तब हमने देखा है कि शॉपिंग हम करने जाएं तो साबुन पे, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी सामान यूज़ करते हैं उन पे भी जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी हर एक चीज़ पे लगता है, हर एक गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी लगता है, चाहे वो 0 हो। 0% एक परसेंटेज है, पर जीएसटी हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। कईयों पे एग्जम्प्ट किया गया है, पर गुड्स एंड सर्विस जो भी हम खरीदेंगे, जो भी हम सर्विसेज लेंगे, जैसे हम इवन मीडिया सर्विसेज भी लेंगे या ऑटोमोबाइल सर्विस लेंगे या कुछ भी, कोई भी सर्विस लेंगे, उस पर भी, टेलीफोन सर्विस लेंगे, उस पर भी हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो एवरीथिंग जीएसटी इज एप्लीकेबल। और उसके अलावा कोई ऐसा टैक्स, वो सबको क्लब करके ही एक टैक्स जीएसटी बना दिया गया। तो ये जीएसटी जब लागू हुआ था सर 1 जुलाई 2017 में, तो जब भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नया रिफॉर्म लेके आते हैं, कोई नया टर्म एंड कंडीशन लेके आते हैं, तो जनता का व्यवहार, इकोनॉमी किस तरह से चलती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसमें। तो जैसे ये 1 जुलाई को लागू हुआ 2017 में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के मंथ में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ सिटीजन बिहेवियर और इकोनॉमी? नहीं, एक्चुअली जब भी कोई चेंज होती है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, उसके इम्प्लीकेशन होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो टैक्स लगता था हिंदुस्तान में, इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी लगता था, अब भी लगता है। तो जब 2017 से पहले लगता था, मैंने जैसे आपको बताया, कई तरह के टैक्स होते हैं। जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते थे, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। जब कोई सर्विस लेते थे, तो सर्विस टैक्स लगता था। जब कोई चीज़ सेल कर या परचेज करते थे, उस पर सेल टैक्स लगता था, परचेज टैक्स भी था। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जब बाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है, जब पेट्रोल बाई करते हैं तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो देयर एन नंबर ऑफ टैक्सेज वर देयर। तो उससे पहले ये अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भी था। पर 2017 से रादर ये मैं वाजपेयी साहब की देन है, जीएसटी सोच वाजपेयी साहब की है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन्होंने 2000 में ये जो है जीएसटी का कंसेप्ट सोचा और एक मिनिस्टर की एक काउंसिल बनाई, जिसमें कि ये जीएसटी कैसे लागू हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं होता, उस काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट आ गई। यूपीए गवर्नमेंट भी कोशिश करती रही, मैं ये कहीं नहीं कहा कि उन्होंने कोशिश नहीं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ ना तो उनके पास मेजॉरिटी थी, ना ही इतनी विल भी नहीं थी। और लेकिन 2017 में जब ये मोदी साहब आए, तो मोदी साहब ने कहा नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो कि हम सोचते थे ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी भी थी और इनकी विल भी थी, तो इन्होंने 2017 में इसको लागू कर दिया। तो शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम आई एक इम्प्लीमेंटेशन में। जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन सरकार इसमें बड़ी पॉजिटिव रही। जो भी प्रॉब्लम आई, मैं इंडस्ट्री में था, इवन जीएसटी कमेटी का मैं मेंबर भी था, तो जब मैंने कोई भी प्रपोजल दी कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, इस पर ऐसे होना चाहिए, किसी ने भी, हमारे इंडस्ट्री ने प्रपोजल दी, तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उसमें अमेंडमेंट की और पहले ही कुछ महीने में ऑलमोस्ट 400-500 अमेंडमेंट्स हो गई थी। कुछ इसको नेगेटिव भी मान रहे थे,
पर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। बिल्कुल, हमें आगे से, और जिस तरह से आपने कहा कि सोच है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, पर जब भी विल तो सबके पास होती है काम करने की, पर रिसोर्सेज भी बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके पास उस लेवल का सपोर्ट भी होना चाहिए, तो जो भाजपा सरकार ने करके भी दिखाया। सर, जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले टैक्सेस होते थे हमारे, चलते थे आगे भी टैक्सेस, पर हम बात करें प्री जीएसटी की, जीएसटी 2017 और जीएसटी 2025, इन तीनों को आप कंपेयर कैसे करते हैं, इन तीनों की पॉलिसीज़ को? एक्चुअली पहले वाली तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2017 से पहले कई टैक्स लगते थे, कंफ्यूज्ड रहता था। 2017 में जब हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया तो उस समय आरएनआर रेट होता है, एक सबसे पहले आरएनआर कैलकुलेट होता है कि भैया आपको जितने टैक्स मिल रहे हैं, जितना पैसा सरकार को इन टैक्सों से, सारे टैक्सों से मिल रहा है, कम से कम उतना टैक्स मिलना चाहिए। तो वो आरएनआर आया ऑलमोस्ट 15 से 18% के बीच में कुछ फिगर थी। तो अब गवर्नमेंट ने सब पे तो 18% लगाते तो उतना पैसा आ जाता, पर नहीं, कई एग्जम्प्ट भी करने थे, कईयों पे 5% लगाया, कईयों पे 12% लगाया, कई पे 28%, तो इस वजह से कईयों पे 28% और लियाना, और उसके अलावा हमें सेस लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें जब हमने ये टैक्स लगाए, इससे ओवरऑल भारत की जो टैक्स कलेक्शन थी जीएसटी का एज कम्पेयर टू प्रीवियस टैक्सेज, तो वो तो रिकवर होगी जी। पर स्टेट वाइज अगर देखें तो कई स्टेट्स को उसका घाटा भी हुआ, कई स्टेट्स को फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि कई कंजम्पशन बेस्ड टैक्स आ गया, जहाँ पे कम कंजम्पशन थी वहाँ पे उनको घाटा हुआ, जहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन थी फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा वाला तो उनसे वापस तो ले नहीं सकते, बिल्कुल, जो हो गया। अब जिनको घाटा हुआ उसके लिए उन्होंने एक कंपनसेशन टैक्स लगाया था कि भैया जहाँ पे भी घाटा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कवर करेगी। तो जिन जिन स्टेट्स को घाटा हुआ तो सेस उस पर इम्प्लीमेंट हो गया। तो वो जो है ऑलमोस्ट एट पार थी। बट क्वेश्चन है कि 2025 अब उस समय जब इम्प्लीमेंट किया तो काफ़ी कंप्रोमाइज करने पड़े, क्योंकि सभी स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेना था जी। और उसके बाद सभी को इतना बड़ा रिफॉर्म लाना आसान नहीं होता, तो उसमें कई चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उन कॉम्प्लिकेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया। पर 2025 में आके इन्होंने मेजर रिफॉर्म्स, जिसको GST 2 बोलते हैं, एक्चुअली क्योंकि उस समय तक जब हम घर बनाते हैं कई चीज़ें होते हैं, यहाँ पे बाथरूम गलत बन गया, इसके सामने ये नहीं बनना चाहिए, ये छोटा बन गया, इसको बड़ा बन गया, तो वो सारी चीज़ें ये होती हैं, ये प्रॉब्लम आती है जब भी कोई नई बड़ी चीज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व अब इन्होंने 2025 में एग्जैक्ट जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि 2 टैक्सेस 5% और 18%, उसके बाद कुछ गुड्स पे 40% है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन 5 और 18 में 98% हमारी गुड्स एंड सर्विस कवर हो रही है। तो 2 टैक्सेज पे आपने कर दिया विच इज द रियल। एक आपकी लग्जरी मतलब नेसेसिटी गुड्स हैं, जीरो भी हैं कहीं पे, नेसेसिटी गुड्स हैं, और एक आपकी नॉर्मल गुड्स। तो जो सुपर लग्जरी गुड्स हैं या सिन आइटम है उन पे 40% है, बट 2000 आल्सो 2-3%, नॉट मोर देन दैट जी। जैसे कि आपने कहा कि इनको 2 कैटेगरीज में अब 5% और 18% में सारे गुड्स जो नेसेसिटीज़ हैं और लग्जरीज़ हैं बांट दिया गया। तो इससे पहले सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो हमारे 5 स्टेपल्स होते थे कि हाँ 5%, 18%, 28%, है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि जैसे हमने नॉर्मल कंज्यूमर को तो फ़ायदा हुआ कि यार उनका जीएसटी कम, उनका रेट कम हो गया, जो इतने बजटेड प्राइजेस थे नॉर्मल पे शिफ्ट होना शुरू हो गए, खरीदारी वो आराम से कर पा रहे हैं। बट इससे जो गवर्नमेंट है उनको कितना रेवेन्यू लॉस होता है और वो कैसे पूरा किया जा सकता है, किस तरह से पूरा करती है उसको गवर्नमेंट? ऐसा है, इसमें मैं आपको इससे पहले ये बताऊँ कि इसमें हर एक आइटम पे 95% आइटम्स पे जीएसटी कम हुआ है जी। 95%, Which is a huge amount. ह्यूज अमाउंट। सभी आइटमों पे जीएसटी का रेट जो है जीएसटी कम हुआ है। और कलेक्शन अगर बात करें तो दैट उसका जो इफेक्ट है वो 50,000 से 1 लाख आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है जो कम कलेक्शन गवर्नमेंट को है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू जनरल पब्लिक में बांट दिया। राइट। इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है, अगर मैं ले मैच की कंज्यूमर को, आपसे मैंने अगर 100 रुपये टैक्स लेना था, अब मैं आपसे 80 रुपये या 90 रुपये लूँगा,
आपको इट मीन 10 रुपये मैंने अपनी जेब से, गवर्नमेंट ने अपनी जेब से आपको वापस दे दिए। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने अगर दे दिए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया, विच इज़ ट्रू, इसमें कोई शक नहीं। पर इसको कवर कहाँ से करेंगे? ये आपको बताऊं, टैक्स का एक सिस्टम है। अगर आपके जो 50,000 या 1 लाख या 2 लाख करोड़, कई फिगरें आ रही हैं अलग अलग, तो ये जो बचे, ये पैसे आपके पास गए, आपके पास बच गए जी। आप क्या करोगे इस पैसे को? कंज्यूमर क्या करेगा? आपके कंज्यूमर क्या करेंगे? वो उसको दोबारा खर्चेंगे, बिल्कुल, किसी ना किसी अपनी जरूरत पे, या इवन सेविंग बैंक में डाल देंगे जी। 2 ही चीज़ें है ना, और तो कुछ फेंकेंगे तो है नहीं, कुछ ये तो है नहीं भी पाड़ के फेंक देंगे उसको। जब वो बेचेंगे तो आपकी इकॉनमी बढ़ेगी। इट मीन आपकी जो 10 आइटमें मिलते हैं 12 आइटमें बिकेंगी, ठीक है। और 12 में बिकेंगी तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा? इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इकॉनमी बढ़ेगी, वो साइकिल होके फिर टैक्स उनका बढ़ेगा। तो टैक्स अल्टीमेटली करेक्शन ज़्यादा होगी या उससे कम नहीं होगी। इमीडिएट इफेक्ट कुछ आ सकता है, वो आप कैलकुलेशन करके जब भी इसका डाटा आ जाएगा अगले 1-2 महीने में, तो वो इमीडिएट इफेक्ट आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जब भी हम टैक्स कम करते हैं और कंप्लायंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई लोग 28% या 40% टैक्स लगता है तो जनरली लोग इंक्लाइन होते हैं कि मैं टैक्स बचाऊं या एवेड करूं या चोरी करूं, वट एवर नेम यू कॉल। लेकिन वो क्या होता है, जब आपने सिर्फ 10% या 5% या 18% दे दो यार, टैक्स दो और शांति से रहो, तो ये चीज़ भी होती है। तो इसलिए कंप्लायंस भी बढ़ेगा इससे और कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इससे अल्टीमेटली पैसा गवर्नमेंट को ज़्यादा आएगा और इसकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। तो कोई नुकसान नहीं होने वाला किसी को, देश को फ़ायदा होगा, ये श्योर। तो नो डाउट ये जो 2.0 हमने जीएसटी रिफॉर्म चला दिया है, आपको क्या लगता है कि ये जस्ट एक कॉस्मेटिक चेंज के लिए बनाया गया या एक्चुअल में इसका कुछ मोटिव लेके चली है गवर्नमेंट? नहीं है, इसको मैं कॉस्मेटिक्स नहीं मान सकता। देखो इसको, ये तो एक्चुअल है, क्योंकि आपका जो रेट थे 28% वाली सारी आइटमें 18% में आ गई हैं जी। 10% सीधा फायदा हुआ है, बिल्कुल। तो इससे में तो कोई कॉस्मेटिक्स हो ही नहीं सकता। और 18% वाली आइटमें कई 5% में चली गई हैं जी। और कई 12% वाली आइटमें 5% में, तो 10 से 15% कम से कम फायदा हुआ है। तो इसलिए इट इज नॉट कॉस्मेटिक, इट इज एक्चुअल टैक्स रिडक्शन, राइट, एंड विच वाज नीडेड आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड नॉर्मल जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो टैक्स सुन के तो एक आम इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि यार इतना टैक्स लग रहा है, इतना टैक्स पे करना है। तो वाकई में एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है कि यार 2 कैटेगरीज में हो गया। एंड कंज्यूमर के लिए जो जिस देश को जनता चलती है जिससे, है ना, तो उनके लिए बहुत लाभदायक आई होप कि ये होगा भी। एंड बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली ये सेंटीमेंट्स होते हैं। आपको बताऊं, लाभदायक तो होगा, नो डाउट। वो लाभदायक तो ऑटोमेटिक है, जब पैसे बचेंगे, मेरे पैसे बचेंगे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो मुझे लाभदायक तो होता ही है। लेकिन एक सेंटीमेंट्स होते हैं इससे, सेंटीमेंट्स इंप्रूव हुए हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है जी। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट अपनी तिजोरी भरी जा रही है और हमारे लिए सोच रहे हैं जो लोगों का। और जो मिडिल क्लास की अब बात करें, मिडिल क्लास खास करके हम सारे मिडिल क्लास में, मेजॉरिटी मिडिल क्लास में आते हैं, तो मिडिल क्लास को लगा था कि हमें तो कुछ देते ही नहीं कभी, हम तो फंस जाते हैं। अब अगर हमें मेजर कंजम्पशन तो उनकी होती है, हम टेलीविजन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, तो मेजर तो उनकी होती है। जब उनकी कंजम्पशन होती है तो उनको फायदा होगा ही होगा। सर एक बात और, जैसे कि हमने हर चीज़ के बारे में बात की, बट जब एक मिडिल क्लास इंसान जब सोचता है कि यार चलो हमारा थोड़ा सा इनकम बन गया या प्रमोशन मिल गई, तो हम कुछ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को छोड़ के कुछ लग्जरीज़ पे आएँ या फिर कुछ अपनी दिली ख्वाहिश पूरा करें, जिसे लग्जरी का नाम दिया जाता है। तो जैसे ही ये टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो कार्स पे कह लीजिए और लग्जरी गुड्स पे कह लीजिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और लोगों का कहना है कि यार ये महंगी मिलती हैं हमें गाड़ियाँ। तो इस पे आपका क्या विचार है कि बहुत ज़्यादा इतनी महंगी? ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो कारें वगैरह, कारें 2 तरह की हैं। एक छोटी कारें हैं जो 1500 सीसी तक हैं, एक बड़ी कारें हैं, ठीक है।
इन सभी कारों पे टैक्स कम हुआ है। एक तो 28 से 18 हुआ है, जो सीधा 28 से 18 है, जो छोटी कारें हैं, जिसको छोटी या मिडिल क्लास कारें कहते हैं। जी। जो सुपर लग्जरी क्लास कारें हैं उनमें भी कम हुआ है। पहले क्या लगता था, 28% आपका टैक्स लगता था उनके ऊपर, 28% टैक्स लगता था, और 17 से 22% तक सेस लगता था। राइट। तो टोटल 45 से 50% लगता था। अब उसको दोनों को मिला के 40 कर दिया, तो 5% तो उन पे भी कम हुआ है। तो एक भी एक्सेप्ट सिन आइटम्स, सिगरेट, जो भी आप मान दो, उनको छोड़ के किसी भी आइटम पे टैक्स बढ़ा नहीं है। दिस इज मिथ, कम हुआ है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि यार जिस तरह से हमारी जो कार्स हैं, अगर 28 से 18 हो गया तो वो तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। एंड मुझे सबसे अच्छी बात इस चीज़ की ये लगी, जैसे सिन आइटम्स आपने नाम लिया, टोबैको, सिगरेट्स और इस तरह की जो भी पदार्थ लोग यूज़ करते हैं, उन पे जब ये टैक्स ज़्यादा होगा तो आफ्टर ऑल शायद हमारी इन चीज़ों की कंजम्पशन भी कम होगी, लोग इनको खरीदना बंद कर दें शायद से, है ना। इसका भी पीछे एक मोटिव होना चाहिए, विश है, पर ऐसा होता कुछ नहीं है, काम नहीं होती। और आपको बताऊं, सिन आइटम में बीड़ी पे कम हुआ है। बीड़ी पे कम है। कोई गरीब आदमी पे वो नहीं लगाना चाहते। मोदी जी की सोच है कि वो ठीक है जी, अगर उनको आदत पड़ी हुई है किसी को तो पीने दो, उनको भी क्यों महंगा करना है। देखिए, नशीला पदार्थ तो नशीला पदार्थ ही होता है। जैसे हर चीज़ को लेके सोचा जाता है, आगे आगे शायद इन चीज़ों पे भी सोचा जाए, वर्क किया जाए, तो होपफुली हमारा ऐसा कुछ ड्रग फ्री हो जाए कुछ। मैं तो कहता हूँ लोगों को सोचना चाहिए, ये सरकार नहीं सोचेगी। अब आपने दारू पीनी है नहीं पीनी तो लोगों को सोचना चाहिए ना, उनको क्यों सोचना। ये भी है, आम जनता का जब तक उसमें एग्जीक्यूशन नहीं होगा या फिर उनका कोई खुद से रोल नहीं प्ले करेंगे, तब तक सरकार का कुछ भी करना मुश्किल है। अच्छा सर, इनकम टैक्स रेट की जब भी बात होती है तो आपको क्यों लगता है कि आम इंसान के दिमाग में इतना बड़ा जो मिथ्स आ जाते हैं कि यार अगर हम नहीं पे करेंगे तो कुछ बचा लेंगे, ऐसा क्यों है? इस तरह की नोशंस क्यों बनी हुई हैं? नहीं, इनकम टैक्स की ऐसा है कि बचा लेंगे, हर एक का होता है कि इनकम टैक्स है। बट क्वेश्चन है कि आपको मैं इनकम टैक्स के ऊपर एक बताऊं, पहले कुछ साल पहले कॉर्पोरेट पे 33% टैक्स लगता था। कॉर्पोरेट मीन कंपनीज के ऊपर। अब वहाँ 25% किया इन्होंने जी। तो वो टैक्स बचाने की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली इंडिविजुअल जो है सैलरीड क्लास टैक्स बचा ही नहीं सकता। कोई तरीका ही नहीं है टैक्स बचाने का, पॉसिबल, क्योंकि वो आपको सैलरी मिलनी है, TDS कट के मिल जाना है, जो आपने रेंट पे करना है उस पर डिडक्शन फिक्स है। तो जो टैक्स की अगर उसको चोरी इवेशन मतलब तो वो बिजनेस क्लास में होती थी जनरली, पर बिजनेस क्लास में अब इन्होंने 33% से 25% कर दिया रेट। तो कुछ साल पहले किया है। लेकिन उसका एक और मैं आपके क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा जवाब दे रहा हूँ कि उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि उसके बाद भी रेवेन्यू बढ़ा। उसके बाद भी रेवेन्यू, इनकम टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा, घटा नहीं। तो ऐसी इसको मैं अगर GST से कलेक्ट करूं तो हमारी जो ये सोच है कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, जो मैंने पहले आपको बताया, वी कैन कोरिलेट विद द इनकम टैक्स आल्सो, सेम थिंग। एक दोनों में बैलेंस हो गया। सर, अगर हम अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मिल के बनते हैं ना। हॉस्पिटैलिटी हो गई या फिर हमारी रेस्टोरेंट फॉर्म्स हो गई, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हमारे एकजुट करके इकोनॉमी बनाते हैं। और जो मेजर भाग हमारे भारत का बनता है वो है किसानों से, है ना, इंडस्ट्रीज से। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इन पे जो ये GST है, इनका क्या प्रभाव पड़ा जो किसान हैं, आम आदमी है और इंडस्ट्रीज है? देखो, आम आदमी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आम आदमी पे जो कंजम्पशन करेंगे उनका फ़ायदा होगा ही होगा। उनका ऑलरेडी 10% 15% बचा दिया पैसा, वो रीस्ट खर्चा करेंगे। फिर जब इकॉनमी बढ़ेगी तो जॉब भी क्रिएशन होगी। आपको पहले आम आदमी की बात करूँ, आम आदमी को अगर इकॉनमी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, इकॉनमी बढ़ेगी, तो नई नई इंडस्ट्री में जो पहले 10,000 कारें बनती थी अब 20,000 बनेंगी, तो नेचुरली उनको बंदे भी चाहिए होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत बहुत पॉजिटिव है। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कुछ महीनों में आ भी जाएगा। बट क्वेश्चन है कि इसका तो आम आदमी का ऑलरेडी है कि जब भी कभी टैक्स रिडक्शन या ऐसी रिफॉर्म्स होते हैं उसका फ़ायदा सीधा आम आदमी को पहुंचता है। अब रही बात स्पेसिफिकली किसानों की, किसानों के ऊपर वैसे भी एग्रीकल्चर के ऊपर पहले इनकम टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आपकी GST भी कम थी या नहीं थी कई चीज़ों पे। बट एक एग्रीकल्चर की बात करूं, आपके ट्रैक्टर
और अगर अदर जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे ड्यूटी सीधी 18% से 5% कर दी है, और कईयों पे 12% से 5% कर दी है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज टू दी फार्मर्स। और उसके बाद जो पेस्टिसाइड हैं जो जीरो, कई तो जीरो भी कर दिए हैं। और सेकेंडली एक प्लस पॉइंट ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे खास करके या जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है उन पे है कि उसके जो कंपोनेंट हैं उन पे भी 5% कर दिया। तो वाकई तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। और आपको बताऊं, एक ट्रैक्टर जो आपका पहले उसको 5 लाख का आता था, अब 4 लाख का आएगा। क्या बात है, ये तो काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट है ट्रैक्टर इंडस्ट्री, और किसानों के लिए किया गया ये। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और जब हम किसानी या खेती की बात करते हैं तो एक ट्रैक्टर जो है, जो बेसिक एक टूल या इक्विपमेंट माना जाता है, उनको हर चीज़, चाहे हम लोड कैरी करने की बात करें, फसलों की बात करें, उनको प्लो करने की बात करें, तो एक मेजर सोर्स है जो काफ़ी महंगा माना जाता है। और तीसरा आपका था इंडस्ट्रीज जी। इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स रेट कम होता है, देखो इंडस्ट्री को पास ऑन तो करना पड़ता है उसको, इंडस्ट्री अपने पास नहीं रखती, पर लेकिन जैसे मैंने सर्कल बताया था पूरा कि जब इकॉनमी बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा ही होगा। बिल्कुल। तो इसलिए तीनों सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा है। दिस इज a biggest advantage to all this sector. And what I feel is this is the biggest development in itself, and इससे इकोनॉमी या नेशन सब ही बूस्ट अप होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड ऑफ कोर्स सबको ये, जिस तरह से सर ने हमारे मिथ बस्ट किए कि यार इस तरह का कुछ नहीं है कि यार हमें टैक्स लगता है तो हम कुछ बचा नहीं पाते हैं। इनफैक्ट ये घूम फिर के एक कंज्यूमर को ही फ़ायदा हो रहा है। सर, जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो ऑपोजिशन द्वारा और कुछ लोगों द्वारा एक बड़ी स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं, भाषणों में कह लीजिए, कहीं भी, कि पहले तो इन्होंने 8 साल पहले इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया और जनता के पैसे खा लिए, और अब कम कर दिया, और अब इस तरह से क्यों आगे लेके जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? नहीं, ये मैं अभी सुनने में आया, जैसे टीवी पे भी कई बार कई लोग कह रहे हैं, और अपोजिशन का काम है कहना कि पहले टैक्स जो 2017 से पहले टैक्स थे, जब 2017 में टैक्स बढ़ा दिए और अब फिर कम कर दिए जी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको पहले भी बताया था, RNR रेट होता है, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से टैक्स लगाया गया था। और पहले जो टैक्स थे प्री दिस GST 2017 और उस आज के जो टैक्स हैं उससे पहले से कहीं कम है। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। सीमेंट का रेट जो टैक्स था 30% लगता था, जो कि हमारी मेजर इंडस्ट्री है, अब उस पर 18% कर दिया। जो प्री GST से पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी या कोई भी गवर्नमेंट थी तो वो 30% लगता था, अब रियल में 18% लगा, तो 12% सीधा बिफोर कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो ऐसी अब बात करूँ, सैनिटरी पैड्स 13% लगता था, 0% हो गया, जो कि जरूरत की आइटम है, जो कि बेसिक है। पेंट्स पे 30% लगता था, अब 18% हो गया। रेफ्रिजरेटर पे 30% लगता था, अब 18% लग गया। तो यूपीए गवर्नमेंट या प्री GST 2017 के जो रेट थे उससे सारी आइटमों के, ये 18 आइटमें मैंने अभी नोट किए हैं जहाँ पे इन्होंने रेट पहले से कंपैरेटिवली कम है। तो इसी नॉट, ये ऐसा कुछ नहीं है कि 2017 में रेट बढ़ा दिए थे और कम कर दिए। 2017 में न्यूट्रल रखे थे, अब इसको और कम कर दिया, और कम किए। और जैसा कि ये एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, सिर्फ कही या सुनी सुनाई बातें नहीं है, सब इसको रिसर्च्ड डाटा है, स्टैटिस्टिकल। मैं आपके दर्शकों को ये पेज दिखा सकता हूँ, इसको आप जो है इस पेज में सभी आइटमें ऐसी लिखी हैं जो कि पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है कंपैरेटिवली। और वही बात आ जाती है यहाँ सामने कि कोई भी लॉ जब बनता है उसको पहले जो भी उस जगह की सिचुएशन होती है या उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से सेट किया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब उस पर लगता है कि यार एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो धीरे धीरे उसको आगे चेंज किया जाता है, और वही सरकार द्वारा किया गया।
सर एक बात मेरे जहन में और है कि जब भी हम रिफॉर्म्स, टैक्सेस या इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो सरकार की एक ज़रूर नाम आता है। और अगर हम बात करें मनमोहन सिंह जी के दौर की पॉलिसीज़ की, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और श्री नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, तो उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? एक को ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा टफ है और गलत भी है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत बड़े, एक बहुत बड़े इकोनॉमी थे, बहुत बड़े लीडर थे। तो उनके बारे में अगर मैं बात करूंगा या उनकी इकोनॉमिक्स पॉलिसी के ऊपर कमेंट करूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा। पर एक बात मैं बता देता हूँ कि मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आई एम फैन ऑफ दैट पर्सन एज ए इकोनॉमिस्ट। तो लेकिन क्वेश्चन क्या था, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी, जो था सब कुछ ठीक था, कोई कुछ भी उनके लिए, उनकी जो पॉलिसीज, थॉट प्रोसेस थे, मनमोहन सिंह जी का थॉट प्रोसेस बिल्कुल ठीक थे। लेकिन क्वेश्चन ये था, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी जी। उनमें एक तो सरकार की, उनको ना तो अपनी पार्टी की बैकिंग थी उनके पास, क्योंकि उनको हर एक चीज़ के लिए सोनिया जी से या राजीव जी, राहुल जी से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो जब परमिशन लेनी पड़ती थी तो वो पॉलिटिकल थॉट्स आ जाते, तो पार्टी के थॉट्स आ जाते थे। तो प्रॉब्लम मनमोहन सिंह की पॉलिसी में नहीं थी, प्रॉब्लम कांग्रेस का थॉट प्रोसेस में थी। आपको याद होगा, एक मैं पहले मनमोहन सिंह बात करूँ कि मनमोहन सिंह ने एक ऑडियंस पास किया था और राहुल गांधी जी ने पब्लिक में पढ़ा। मुझे ऑडियंस के ऊपर बात नहीं करनी कि ऑडियंस क्या था या क्या ठीक था गलत था, वो मेरे, पर क्वेश्चन ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक राष्ट्रपति का ऑडियंस अगर एक लीडर पाड़ सकता है जिसके पास ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना ही कोई वो है, तो इससे पता लगता है कि मनमोहन सिंह जी के हाथ बंधे हुए थे जी। तो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट लीडर। बट उनकी सेकंड थी, अगर कांग्रेस उसको ओके भी कर देती थी तो उनके पास पार्लियामेंट में भी कोई भी, उनके कभी ममता आ जाते थे, कभी कोई आ जाते, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, कर सकते थे वो, तो उनकी रियल पॉलिसी कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। तो एज पर मोदी जी कंसर्न, मोदी जब आए, एक तो इनमें विल पावर बहुत है जी, बिल्कुल। और आपको बताऊं, जब ये इन्होंने कोई पॉजिटिव करना होता है किसी की नहीं सुनते। हमारे अगर पंजाबी में बात है, बाप की नहीं सुनते ये। तो इसलिए ये बात है कि ये जो है, जब पॉजिटिव देश के बारे में बात आएगी तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। इवन जीएसटी के बारे में जब इनकी इंटरनल बात चली होगी तो काफ़ी चीज़ें हुई होंगी भी, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, पर इन्होंने कर दिया, ज़रूरत थी, देश को ज़रूरत ही कर दिया। ऐसी अगर ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन की बात, दूसरे जो अटैक्स की बात करें, उसमें भी अपना बात है, पर इन्होंने कर दिया क्योंकि इनके विल पावर है, इनके थॉट प्रोसेसर अथॉरिटी भी है, और एक बेसिकली कुछ करने की इच्छा है। जब वो इच्छा है तो वो वही जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसी दोनों की ठीक थी, पर इम्प्लीमेंटेशन मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते जी। ये तो बिल्कुल सही बात है। और एक जन नेता के रूप में जब भी कोई कार्य नरेंद्र मोदी जी आगे लेके जाते हैं, तो वो रादर देन कि यार सिर्फ उसके डॉक्यूमेंटेशन हो या सिर्फ कागज़ पत्रों पे रह जाए, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट बात और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कागज़ों पे तो बहुत कुछ लिखा जाता है, रिफॉर्म्स बनती है ना, बट हमारी पहले भी बात हुई कि प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कत आती है। और जब वो इम्प्लीमेंट हो भी जाते हैं किसी तरह से, तो अक्सर बहुत ऐसी पॉलिटिकल कह लीजिए या कॉर्पोरेटिव कह लीजिए, अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि वो आम जनता तक वो फ़ायदा पहुंच ही नहीं पाता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस जीएसटी में पहले भी रूल था, अब भी उसको सख्ती से रूल को इम्प्लीमेंट बनाया गया है कि जो भी टैक्स का बेनिफिट है वो उनको कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपका एंटी प्रॉफिटिंग लॉ है। अगर कोई नहीं करता तो कोई कंज्यूमर शिकायत करता तो उस पर एक्शन हो जाएगा। सपोज करो किसी को, आपको टूथपेस्ट पहले 20 रुपए की मिलती थी या 100 रुपए की मिलती थी, अब 10% या 15% उस पर जो कम हुआ है, अगर 90 की नहीं मिलेगी तो यू कैन डू दी कंप्लेंट एंटी प्रॉफिटिंग अगेंस्ट, उसको एक्शन हो सकता है। तो एक बार सर बहुत सही होगा कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये कंप्लेंट कैसे फ़ाइल की जाती है और किस तरह से वो अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे पहुंचा सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो कंज्यूमर लॉ है,
कंज्यूमर कोर्ट में आप किसी वकील के थ्रू फाइल कर सकते हो या डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हो। दूसरा है जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है आपका, उसमें भी आप एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन दो कि मैंने ये पहले खरीदा था, पहले भी मैं 20 रुपये खरीदता तो टैक्स कम हो गया, अब 20 को 20 का या 21 का बेच रहे हैं, तो इस पर आप वो फिर इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके अगर उनका हुआ तो उन पे पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, और अल्टीमेटली दे हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके से अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द टैक्स आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो 2 रिफॉर्म सर ने बताए, 2 तरीके बताए, इस तरह से ज़रूर अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कीजिए और साथ ही जीएसटी के लिए अपना सामने चीज़ रखिए कि इस तरह से हमें जीएसटी का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और सर जैसे रजिस्ट्रेशन की जाती है जीएसटी के लिए, तो मेंबर्स होते हैं, जाते हैं, तो उसका भी एक बार आप प्रॉपर सिस्टम अगर बता पाएँ हमारे कंज्यूमर्स को कि जीएसटी के लिए रजिस्टर कैसे किया जाता है। जीएसटी मतलब अगर बिजनेस शुरू करना हो? जी हाँ, क्योंकि बिजनेसमैन अक्सर जब नया कुछ अपना इंस्टीट्यूट खोलना होता है या फर्म्स खोलनी होती हैं तो उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। हाँ, उसके जीएसटी का नंबर लेना पड़ता है आपको, कुछ फॉर्म है वहाँ पे। अब वैसे तो इसमें जीएसटी के कंसल्टेंट हमारे हैं यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं काफ़ी, और वकील भी हैं जो कि ये रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। बड़ी माइनर सी फीस लेते हैं वो, आप खुद भी करवा सकते हो, पर उनके थ्रू ऑनलाइन करवा लो तो बेटर रहता है, पॉपुलेशन होती है, उसके पेपर वर्क ठीक हो जाएगा। और सर ये पेपर वर्क जो है कितना स्मूथली जाता है या फिर नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा स्मूथली है। आजकल ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, बड़े माइनर से डॉक्यूमेंट हैं कि क्या आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, ऐसे पेपर लगाने पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया है इसके ऊपर। बिल्कुल। एंड किसी भी फर्म की बात कर लें तो गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि आम जनता दिनों दिन ग्रो कर रही है और उनको कंफर्ट मिलता जा रहा है हर फर्म में। तो मैं आज सर आपके साथ इन चीज़ों के बारे में बातचीत करके हमें बहुत सारी नई नॉलेज मिली और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे पास आने के लिए और हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको इतनी अच्छी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से जीएसटी या जो भी टैक्स होते हैं, रिफॉर्म्स होती हैं, उनके बारे में अलग नोशंस होते हैं और उनको क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फेस्टिवल सीजन की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।